ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही मजे में होंगे। आप सबका कल एग्जाम्स है इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कल एग्जाम्स है। और आप सबको पता है, जो आपके भैया, आपके दोस्त, आपकी होस्ट, हम आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि हमें पता है मॉडल टेस्ट पेपर से क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई बहन के लिए मैं मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आऊँ, ताकि उनकी जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाए और यहाँ से वो स्कोर कर सके। बाकी जो नोट्स है इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल्स हो गए, व्हाट्सएप चैनल हो गए, डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फटाफट ज्वाइन करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को 8617716211 पे आप कॉल या मैसेजेस करके आप पूछ सकते हैं सर। क्लियर है? तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, मैच दी कॉलम्स। आपको मैच करना है, मैच ऑफ दी फॉलोइंग्स। मैच तो खेलते आ रहे थे आप बचपन से, अब यहां पर खेलना शुरू करते हैं। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर्स। आपको इसमें से जो मेन आंसर्स है वो बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 का बी होगा, 2 का ए होगा, और 3 का डी होगा, और 4 का सी होगा। अब बोलोगे सर ये तो यहां पर गिवन है, इससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप थोड़ा सा क्लियर बताओ। देखो, हाउस होल्ड क्या कंज्यूम करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउस होल्ड क्या कंजम्पशन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर्म क्या प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गॉट माय पॉइंट्स? तीसरा, गवर्नमेंट्स क्या रेगुलेट करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट क्या रेगुलेट करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक्सटर्नल सेक्टर्स किससे रिलेटेड है? फॉरेन ट्रेड से, यानी कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट से। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर। मैक्रो इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो जो आपका जो करेक्ट जो ये है, बोला फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी उस चीज को निकाल दीजिए जो मैच नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा सी, यानी कि 3। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक वाइड इशू। किससे डील करता है? इकोनॉमिक वाइड इशू। लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी की बात करता है। तो जो मैक्सिमाइज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है ना, यानी कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ऑड, यानी कि जो इससे मैच नहीं कर रहा है उसको बाहर निकाल दो। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट नंबर 3 में आते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट द ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशन। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसका? ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशंस का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम एंड रिसेशन। मान लो तुम्हारा गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। फिर डिप्रेशन में आ जाओगे, तुमको अब जोश चढ़ेगा, तुम जाकर के जिम ज्वाइन करोगे, फिर अपने आप को रिकवर करोगे, पढ़ना लिखना शुरू कर दोगे, फिर तुम इंटेलिजेंट बन जाओगे, बॉडी वॉडी बना लोगे, बाइक को ले लोगे, फिर बाइक वगैरह उड़ाना शुरू कर दोगे, यानी बूम पे आ जाओगे, फिर से तुम्हारा मार्केट में नाम हो गया। फिर रिसीशन, यानी ये जो खेल है ना ये चलता रहेगा। डिप्रेशन से रिकवर करेंगे, रिकवर से बूम पे आएंगे, फिर रिसीशन, फिर डिप्रेशन, फिर एक जाएगी एक आएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये हमारा ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशंस का करेक्ट सीक्वेंस है सर। डिप्रेशन जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा लो होता है, रिकवरी जहां पर इकोनॉमी स्टार्ट करता है इंप्रूव करने के लिए, बूम जहां पर पिक होता है आपका, और रिसीशन जहां पर आप डिप्रेशन के लिए रेडी होते हो, यानी कि स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड इन दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स के हिसाब से है, और ऑप्शन नंबर सी है। तो सी, ए, बी, सी, डी। सर मैं इसको सिंपल समझाता हूं। स्टेटमेंट्स ए क्या बोल रहा है? ट्रांसफर अर्निंग इज नॉट जनरेटिंग एनी वैल्यू इन द इकोनॉमी एंड हेंस नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एक सिंपल वर्ड में समझाता हूं। ट्रांसफर अर्निंग जो है वो सिर्फ वैल्यू जनरेट नहीं करता है, ना ही नेशनल इनकम का पार्ट है। तो क्या ये ट्रू है क्या? बिल्कुल ये ट्रू है। तो अब बोलोगे ट्रू कैसे है? मान लो
मान लो आपकी मम्मी ने आपको पैसा दिया, जो बेटा स्कूल जा रहे हो तो तुम पैसे लेकर के जाओ, क्या मम्मी को आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है? क्या गवर्नमेंट ने पब्लिक को पेंशन दिया, तो क्या उसने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है? क्या आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, तो क्या गवर्नमेंट के लिए आपने कोई काम किया है? क्या? तो ये जो ट्रांसफर अर्निंग है ना, यानी कि बिना किसी सर्विस का जो भी इनकम आपको ट्रांसफर किया जाता है ना, वो कोई भी वैल्यू या नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा सर। बेगर मतलब भिखारी। अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर ट्रांसफर अर्निंग। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर मैं ये बोलूं बेगर जो है वो अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बेरोजगार हो और आपको अलाउंसेस मिल रहा है, या बेगर है यानी भिखारी को जो पैसा मिल रहा है, क्या वो ट्रांसफर अर्निंग होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, ट्रू। क्यों? बिना काम के बदले में उसको मिल रहा है। यानी आप अगर नठल्ले हो, नल्ले हो और आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो बिना काम का मिल रहा है, इसलिए वो ट्रू है। भिखारी को बिना काम का पैसे मिल रहा है, इसलिए वो ट्रांसफर अर्निंग में आएगा। पेंशन ड्रॉ किया जा रहा है रिटायर्ड एम्प्लॉई इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सर मैं बोलता हूं फॉल्स, बिकॉज ये भी ट्रांसफर अर्निंग का ही पार्ट है, लेकिन ये कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, ये इसका प्रोडक्टिव इनकम नहीं है। इसने पास्ट में जो काम किया है उसके बदले में इसे पैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर 5 जो है ये समझना। देखो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, पॉकेट मनी हो गया, आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे डू नॉट करस्पॉन्डेंट टू प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज ऑफ द पीरियड ऑफ गुड्स ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइस and low unemployment percentage coupled with the period of bad trade characterized by falling price and high unemployment percentage। अब मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझाता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। सुन लो क्या बताना चाह रहा है। जब बूम होता है तो प्राइस जो होता है ना, मतलब जब बिजनेस साइकिल बूम होता है तो प्राइस बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। जब बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छा होगा, तो हमारी जो प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइस बढ़ेगा और बेरोजगारी क्या होने लगेगा? कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डिप्रेशन आता है ना तो प्राइस फॉल करता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना ये बढ़ जाता है। प्राइस फॉल करता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं सर। नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन एन आइसोलेटेड इकोनॉमी। आइसोलेटेड इकोनॉमी में क्या क्या आता है? बोथ बी एंड सी, ये दोनों आ जाएगा। यानी आइसोलेटेड इकोनॉमी का मतलब होता है इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि नो इंटरनेशनल ट्रेड एंड नो ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में कोई ट्रेड नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसफर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं होगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। वो क्या करता है? बहुत सारे कंट्री से कट ऑफ हो चुका है, लोगों को परमिशन ही नहीं देता है जो आप बाहर में जाओ या दूसरे कंट्री में जाकर के आप काम करोगे, ऐसा कुछ वहां पर नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है ना ये एग्जिस्ट कर जाता है यहां पर। तो ये समझ लेना। तो ये सब चीज़ें बी और सी, ये कंट्री रिसीव नो ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम एब्रॉड। तो ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। तो बेस्ट ऑप्शंस क्या है आपका? बेस्ट ऑप्शंस है ए एंड बी। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हो ना, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स से जो इनडायरेक्ट टैक्स से आप माइनस करते हैं ना सब्सिडी को, तो आपका जो निकलता है ना ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। तो सेम इसी चीज़ को क्या कर दिया है? डेप्थ में यहाँ पर लिख दिया है सर। क्लियर है ना? अब यहाँ पर बोलोगे सर फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये बता दो। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो इंक्लूड होते हैं। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी सर। गॉट माय पॉइंट सर? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ट्रेस दी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है? ए जो है वो करेक्ट है और बी जो है इनकरेक्ट है। प्रिवलेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नॉन मोनेटाइज पर्सनल सर्विस और स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं
तो आप इसको समझो, बहुत सर्विसेज इंडिया में है, जैसे हाउसवाइफ भी सर्विस प्रोवाइड करता है और ग्रामीण इलाका में भी स्मॉल रूरल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वो नॉन मोनेटाइज है, उन्हें उनके काम के बदले में पैसे नहीं मिलता है। तो हार्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्योंकि उनके काम को तो जोड़ा ही नहीं जाएगा, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इंक्रीज एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन क्या करता है ना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इसके वजह से क्या होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। तो ए करेक्ट है, बट बी क्या है, इनकरेक्ट है। बी सर इनकरेक्ट क्यों है? सर स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर, यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम पूछ रहा है, ये तो सॉल्यूशंस है। स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम कैसे बोलेंगे? जो इंसान एक्सपर्टीज है, जो एफिशिएंट है, वो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? वो तो एफिशिएंसी को इंक्रीज ही करेगा सर। The part of investments which does not depend on the level of national income of the country is called autonomous investments। मैं सिंपल सी वर्ड समझा रहा हूं, देखो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, ये वर्ड यूज करता है यहां पर, देखो यहां पर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है लाइक गवर्नमेंट रोड पे खर्चा करता है, डैम बनाता है, डिफेंस पे खर्चा करता है, हैपेंस रिगार्डलेस ऑफ इनकम। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो आप बोलते हो ना, ये आपकी इनकम को इंक्रीज करता है सर। किसकी इनकम को इंक्रीज करता है? आपकी इनकम को इंक्रीज करता है। तो ये तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा वो हो जाएगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा सर। सेविंग फंक्शंस ऑफ द कंपनी इज गिवन एज S इक्वल टू -400 प्लस 0.25y, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड MPC क्या होगा? तो सर एक फार्मूला आता है, करेक्ट आंसर जो आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सर -400 एंड 0.25। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है समझ लो। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है ना, निगेटिव सेविंग एट जीरो इनकम, यानी कि आपका सेविंग निगेटिव से है और आपकी इनकम क्या है, जीरो है। और एमपीसी तो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कर्व है, क्लियर कि 0 पॉइंट कंजम्पशन है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है। तो एपीसी जो नॉट आस्क बट ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो 400 और एमपीसी कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये हमेशा क्या होता है, जो आपने बोला मेरे को ऑटोनोमस कंजम्पशंस मतलब 400 क्या शो कर रहा है, निगेटिव सेविंग एट जीरो इनकम। याद रखना, निगेटिव सेविंग एट जीरो इनकम। दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर सिंपल वर्ड में समझाता हूं, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो मार्जिनल कंज्यूम कैसे होता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। जैसे इसका फॉर्मूला लिख लेना, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, यानी कि ये बात कर रहा है रेट ऑफ चेंजेस का। किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंजेस बी। और इसका मतलब और क्या होता है, नेट एडिशन टू कंजम्पशन। अगर आपका इनकम बढ़ता है ना तो आपकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है ना वो भी बढ़ता है, यानी कि बी एंड सी। तो यानी फार्मूला है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंजेस का। और नेट एडिशन यानी कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो आपकी जो कंजम्पशन है ना वो भी बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 12, कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा ये समझना बहुत क्या है, जरूरी है। पहला बोल रहा है इंक्रीज इन सेविंग प्रोपेंसिटी इज वाइज फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर ट्रू है क्या, हाँ, इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए सेविंग क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल सेफ्टी की बात कर रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन सेविंग प्रोपेंसिटी इज वाइज फ्रॉम बोथ माइक्रो एंड मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये क्या है, सर ये फॉल्स है। मैक्रो इकोनॉमी नीड्स करता है, मैक्रो इकोनॉमी किसकी बात करता है, नीड्स डिमांड, टू मच सेविंग इज बैड। यानी कि जब डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड की जरूरत होगा तो ज़्यादा सेविंग क्या है हमारे लिए सही नहीं है। तीसरा क्या है आपका, इंक्रीज इन सेविंग प्रोपेंसिटी इज वर्स
फ्रॉम ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो सर ये ट्रू है। लेस डिमांड, जब डिमांड लेस होगा तो स्लो डाउन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्लो डाउन। लार्जर सेविंग प्रोपेंसिटी इन दी कम्युनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये ट्रू हो जाएगा। सर लार्जर सेविंग जो होता है ना, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है ये सी है। द फिनोमिनन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ड्यू टू इंक्रीज इन सेविंग प्रोपेंसिटी इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड, सर इसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्टनेस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सर सिंपल वर्ड में समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया। व्हेन पीपल सेव मोर, जब लोग ज़्यादा सेविंग करता है तो कंजम्पशन डिक्रीज होता है, तो कंजम्पशन अगर डिक्रीज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, डिमांड अगर फॉल करेगा तो प्रोडक्शन फॉल करेगा, प्रोडक्शन फॉल करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो हमारा जो इकोनॉमी है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो कीनेस कॉल्ड इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी बोलते हैं। तो बोथ बी एंड सी सर यहां तक आपका हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 14 की बात करते हैं सर। तो टैक्स इज डिफाइंड, मैं रिपीट कर रहा हूं, टैक्स इज डिफाइन, किसकी बात कर रहे हैं सर, टैक्स इज डिफाइंड एज द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट विच नो रिवॉर्ड कैन बी क्लेम। बिल्कुल, आप जो अपने इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हो तो आपको इसके बदले में कोई अवॉर्ड नहीं मिलता, आप कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स इज टू बी पेड करना ये मैंडेटरी है। दूसरा, नो वन कैन मूव टू लॉ, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो टैक्स पेमेंट की अगेंस्ट जा सकता है, कंपलसरी है कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे खर्च करता है, जो डैम बनाता है, जो आप सबको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, रोडवेज बनाता है, बहुत सारे जो डिफेंस सर्विसेज और अदर जो चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, वो टैक्स की वजह से करता है। गवर्नमेंट का एक मेजर इनकम टैक्स से आता है, तो पॉसिबल तो है नहीं सर, बोथ ए एंड सी। विच टैक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंट्री इज प्रोग्रेसिव, तो टैक्स रेट अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं, यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्यों लिया है, अगर आपकी इनकम बढ़ता है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसे हम ना प्रोग्रेसिव बोलते हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव का मतलब है जितना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगा टैक्स भी आपका उतना ही बढ़ते चला जाएगा। सपोज 1 लाख रुपए के ऊपर हम 10,000 रुपए टैक्स देते थे, तो 2 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपए टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा मेरा टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज C इक्वल टू 250 प्लस 0.75। तो सर द नेशनल इनकम इन द कंट्री शैल बी इंक्रीज बाई, हमारा नेशनल इनकम जो कंट्री का है वो कितना से बढ़ेगा, अगर हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट $100 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सर ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट सर, मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये हाँ सर 400 ये हो जाएगा, 400 सर 400 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशंस करके आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप फॉर्मूला पुट करेंगे कंजम्पशन फंक्शंस का तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर्स आ जाएगा। अगर फॉर्मूला अगर फिर भी आपका नहीं निकल रहा है तो आप सिंपल सा मेरे को मैसेज करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूं। मैच द फॉलोइंग्स विथ रिस्पेक्ट टू मेजर टू रेक्टिफाई एडवर्स बीओटी, तो 1 का डी है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, सब्सिडी ऑन एक्सपोर्टेड आर्टिकल्स, और टू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ये है इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट सब्सिट्यूशंस, और करेंसी मैनेजमेंट जो है ये है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये इन्वेस्टमेंट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट है इंपोर्ट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपोर्ट फीचर्स ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये ए और बी दोनों होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मार्केट ड्राइवन ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड और सप्लाई, दोनों का इंटरेक्शन होना जरूरी है। जितना मैं सप्लाई करना चाहता हूं मार्केट में उतना ही डिमांड होना चाहिए ताकि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो बना हुआ रहे, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स बीइंग ट्रू एंड फॉल्स, तो अगर मैं बोलूं डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बिल्कुल ट्रू है, अगर हाइयर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओगे, लो टैरिफ अगर इंपोर्ट पे लगाओगे तो आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, तो फॉल्स है। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सही है, हमारे कंट्री में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएगा हमारे लिए सही है। एक्सेसिव कंजम्पशन इन द डोमेस्टिक बिजनेस विद फॉरेन डाइवर्ली, कहीं ना कहीं ये फॉल्स है। एक्सेसिव कंपटीशन इन द डोमेस्टिक बिजनेस, ये एकदम क्या है, गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होना
चाहिए। इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अगर डिमांड से क्या होता है एक्सीड करता है तो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर आते हैं, ब्रिटिश रूलर्स डिस्करेज करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बिकॉज दे नीडेड इंडिया इन मार्केट। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझ लेना, ब्रिटिश क्या चाहता था, जो इंडिया जो है ना उसका वो मार्केट बनाए, मतलब मार्केट बन के रहे, यानी कि ब्रिटिशर्स जो था ना वो फिनिश गुड्स रेडी करेगा, नॉट अ कंपीटिटर्स विथ इट्स ओन इंडस्ट्रीज। सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स वांटेड इंडिया टू बी अ मार्केट फॉर ब्रिटिशर्स फिनिश गुड्स। जो ब्रिटिशर सामान बना रहे हैं ना उसके लिए वो मार्केट होनी चाहिए था, नॉट अ कंपीटिटर्स विथ वो ओन इंडस्ट्री, उसके लिए वो होना नहीं चाहिए था। सर क्लियर है। विच इंडियन इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू ब्रिटिशर्स पॉलिसी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सर क्या आ जाएगा सर इसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्लोबली फेमस है, बट ब्रिटिशर चाहता था डिस्ट्रॉय कर दो, उस पर हेवी ड्यूटीज लगा दो ताकि क्या हो जाए ना, मतलब ये अपने सामान को दुनिया भर में बेच ही ना सके। गॉट माय पॉइंट्स। मैच दी फॉलोइंग्स, मैच दी कॉलम्स में आपका ए प्रमोट डोमेस्टिक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, सेकेंडरी रोल्स ऑफ रेलवे है, जरूरी है, और कनेक्टिविटी के लिए क्या है, ये बहुत जरूरी है। और फैसिलिटीज ब्रिटिश मिलिट्री मूवमेंट एंड एक्सपोर्ट, प्राइमरी रोल ऑफ रेलवे इसका मेन था। प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड फॉर इंडियन वर्कर्स, अगर मैं बताऊं तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। इनकरेज रीजनल डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन, लिमिटेड इंडस्ट्री इंपैक्ट था। सर यहां तक समझ में आया। सर हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन देता हूं। रेलवे क्या है, प्राइमरी रोल, मिलिट्री एंड एक्सपोर्ट्स जो था ना ब्रिटेन का, जो जरूरत था ना वो रेलवे के जरिए हो पा रहा था। डोमेस्टिक ट्रेड ओनली सेकेंडरी रोल में आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इनडायरेक्ट, नॉट मेन पर्पज ये नहीं था। रीजनल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो लिमिटेड था। विच इंडस्ट्री ग्रो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ड्यू टू एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, कौन सा इंडस्ट्री जो है वो ये हुआ था, ग्रो किया था, ये था जूट इंडस्ट्री। सर क्या था, जूट इंडस्ट्री। ब्रिटिश प्रमोट जूट मिल्स इन बंगाल, ए डिमांड फॉर जूट बैग्स एंड गनी सैक्स वाज यू इन ग्लोबल मार्केट्स। गुड माय पॉइंट्स। विच स्टेट्स हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस सर्विस सेक्टर्स, तो भैया कर्नाटका का था। सर किसका था सर, कर्नाटका। जूट मिल बंगाल में सर था। कर्नाटका क्यों, कर्नाटका विथ बेंगलुरु जो है ना वो जानते ही वो आपका आईटी हब है। लीड्स इंडिया की जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड सर्विस क्या है सेक्टर, ये काफी ग्रो करता है। तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोल जो है वो बेंगलोर का है। लाइसेंस राज इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड, प्री लिबरलाइजेशन, यानी कि ये था बिफोर 1991, याद रखना सर। 1991 इंडिया जो था वो लाइसेंस राज सिस्टम चला रहा था। बिजनेस नीडेड मल्टीपल गवर्नमेंट लाइसेंस टू स्टार्ट एक्सपेंस। इसी वक्त एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो किनके द्वारा लाया गया था, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये लाया गया था। 27 आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स बीइंग ट्रू एंड फॉल्स। सर जो मेक इन इंडिया बहुत जरूरी है भैया, इससे हमारा लिबरलाइजेशन बहुत बेहतर हुआ है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टू की पॉलिसी, तो सर मैं बोलता हूं इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट करोगे तो भैया फॉल कर जाओगे। नहीं सर, एक्सपोर्ट करना है ना कि इंपोर्ट करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन बिल मेजर ड्राइवन था इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, ग्रीन हरित क्रांति बहुत जरूरी था। तो आपका इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए नहीं था, ये खेती वगैरह था, एग्रीकल्चर के लिए था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये फॉल्स हो जाएगा। लाइसेंस राज सिस्टम हेल्प इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर 1990, भैया फॉल्स है। इस वक्त एलपीजी आ गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजंस फॉर द सर्विस सेक्टर रैपिड, भैया आईटी रिवोल्यूशन आ गया था, ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर में। देखो हम जब तक अपने आप को अपडेटेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। 28 के बाद 29 फिलिंग द ब्लैंक। इन 2020 to 21 दिस सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कितना किया था, 60% ऑफ इंडिया नेशनल इनकम, हाईलाइट द रोल एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो था ये हमारा इकोनॉमी में था। सर कैसे, सिंपल सी वर्ड अगर मैं बताऊं
तो ये आपको समझना बेटा बहुत क्या है, जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी की कंट्रीब्यूशन था तो वो सर्विस सेक्टर्स का था सर। किसका था सर? सर्विस सेक्टर। व्हाट वाज द की इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था। व्हाट वाज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशनल सेक्टर? जो इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हम लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर, अब जाकर के इंडिया बहुत तेजी से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो भैया स्टेटमेंट्स जो देखो, इन 2020 इंडस्ट्री सेक्टर एब्जॉर्ब द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन इंडिया। भैया अगर मैं बोलूँगा ऐसा तो अभी हमके दिखाई नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं, और क्योंकि अगर मैं बोलूँ इंडस्ट्री सेक्टर्स एब्जॉर्ब द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन इंडिया, अभी भी कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ करेक्ट आंसर जो है वो एग्रीकल्चर है। सर्विस सेक्टर्स जो था हाईएस्ट वर्कफोर्स एब्जॉर्प्शन इन 2020, तो कहीं ना कहीं ए का भी फॉल्स है, बी का भी क्या है, फॉल्स है। करेक्ट आंसर जो हमारा है वो एग्रीकल्चर है, ना कि सर्विस सेक्टर्स है। व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट किया गया था? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। एलपीजी आ गया था। व्हाट वाज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? आपका एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ गया, दुनिया भर की कंट्री के साथ में आप क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। विच सेक्टर सॉ इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर्स। चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट द 4 डायमेंशन ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी चाहिए, फिर एक्सेस मिला, फिर यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर स्टेबिलिटी। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द प्राइमरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स? ये था प्रोवाइडिंग सब्सिडी प्रोवाइड करो, लो इनकम वाले, लो इनकम ग्रुप जो है ना उसको सब्सिडी देना क्या है, बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2013 टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी के लिए NFSA बनाया गया। इसका मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो सब्सिडी फूड ग्रांट किया गया अराउंड 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को सबसे पहले क्या मिलना जरूरी है, खाना मिलना बहुत जरूरी है। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राइस इज प्रोवाइड 3 रुपया पर केजी, 2 रुपया पर केजी क्या मिल रहा था, राइस, लेकिन 3 रुपया पर केजी क्या मिल रहा था, राइस मिल रहा था। NFSA ने बोला जो 3 रुपया केजी राइस मिलेगा, लिख देता हूं आपको याद रहेगा, 3 रुपया केजी राइस मिलेगा आपको, 2 रुपया केजी आपको आटा मिलेगा। सर आ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन में राइस दिया, आपका क्वेश्चन में आटा भी आ सकता है, और 1 रुपया केजी आपको ग्रेन्स मिलेगा, कोर्स ग्रेन्स मिलेगा। तो ये एलिजिबल हाउस होल्ड के लिए अप्लीकेबल था। व्हाट इज द की चैलेंजेस ऑफ PDS? सिंपल बात है, जब अभी जाकर के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, सब चीज़ों को डिजिटलाइजेशन कर दिया है। तो की चैलेंजेस का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? करप्शंस एंड डाइवर्शंस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये यानी कि ये बिगेस्ट चैलेंज था इंडिया में PDS का, लीकेज, करप्शंस एंड डाइवर्सन ऑफ फूड ग्रेन्स बिफोर रीचिंग, गरीब तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था सामान। सर तो मॉडल पेपर 1 हो गया, क्योंकि देखो ये दोनों मॉडल से मेरे को 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, जो 100% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। Who advocate macroeconomics concern itself with such variable the aggregate value? भैया किसने बोला था? गार्डनर एक्ले बोला था। सर गार्डनर एक्ले ने इसको क्या किया था, डिफाइन किया था सर। क्लियर के नहीं है? ओके तो ये जस्ट आपको पॉल सेमनसन जो है ना वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स था सर, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स था। मैक्रो इकोनॉमिक्स डीलिंग करता है स्टडी ऑफ क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की बात करता है, जनरल प्राइस लेवल की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है सर। नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी $100 हैविंग साइज ऑफ पॉपुलेशन 25 है, ऑफ 25 whom 20 आर इंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। तो पर कैपिटा इनकम सर कितना होगा सर? सर कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला लिख लेना, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम सर कितना है, $1000 है, और पॉपुलेशन सर कितना है सर, 25 है। क्लियर है? तो इसे डिवाइड कर दोगे तो ये $40 आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स। तो सर आपका ऑप्शन नंबर डी है ए। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आर सब्सट्रैक्टेड, बिल्कुल ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आपका माइनस होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है ये भी आपका सब्सट्रैक्ट होता है, ये भी ट्रू है। ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करते हैं क्या, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करते हैं सर, ट्रू है। क्लियर है ना? किसके लिए बात कर रहा है, ये बोल रहा है कंप्यूटिंग पर्सनल इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम बोल रहा है, ये याद रखना।
उसके बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एडेड होगा सर, नहीं, ये सब्सट्रैक्ट होता है, माइनस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट फ्लो वेरिएबल्स क्या क्या है, तो नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप देखते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी सही है। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट जो आप देख रहे हो, बैंक डिपॉजिट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज बैंक में अगर डिपॉजिट करते हो तो वो स्टॉक्स है, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं, बैंक डिपॉजिट है ना, ये स्टॉक वेरिएबल है, ये नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सर आपका क्या है, ये देख लो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है $150। आईबीटी जो है, आईबीटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स, ये 20 है। सब्सिडी कितना है, 5 है। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी कि 150 माइनस 20 प्लस 5, सर कितना आ गया, $135 आ गया, ये हो गया आपका। इफ x इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बाय प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100, तो x कितना हो जाएगा, तो नेशनल इनकम जो हो जाएगा ना एट कंस्टेंट प्राइस हो जाएगा, याद रखना। नेशनल इनकम एट कंस्टेंट प्राइस को हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, रियल नेशनल इनकम। सर क्लियर कि नहीं है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस ऑफ द कंट्री एक्स कितना है, $10,000 है। प्राइस इंडेक्स नंबर इन द कंट्री कितना है, 2022 रिलेटिव टू 2020 इज 125 है। तो जीएनपी एट कंस्टेंट प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स 2022 कंपेयर टू 2020, ये हमारा $8,000 होगा। सर नहीं समझ में आया, कैसे आया, सर सिंपल सा फॉर्मूला है जीएनपी एट कंस्टेंट प्राइस निकालने का। आप 10,000 आपका टोटल है, डिवाइड कर दो 125 से, ये 2000 कंपेयर टू 2022 रिलेटिव टू 2020 है, इनटू कर दो आप 100 से, तो आपका 20 का पूछ रहा था, 20 बेस प्राइस होता है, तो बेस 100 हो जाएगा, और करंट का कितना है 125, तो ये कितना आ जाएगा $8,000। यानी 2020 में अगर मार्केट प्राइस $8,000 था, तो अभी मार्केट प्राइस कितना हो गया, $10,000 हो गया है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग ऑफ अ कंट्री डील करता है किसको, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर करेक्ट जो हो गया, ये वन कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड राइजिंग होता है, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन कन्वेक्स होता है, नहीं सर, ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शंस, कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स का मतलब होता है नीचे की तरफ जो होता है ना, इस तरीके से आ जाना, नहीं आप बोल सकते हो कंजम्पशन फंक्शंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है सर, इट इज कनकेव नॉट कन्वेक्स, इट इज कनकेव नॉट कन्वेक्स, याद रखना। और ये तो बी होगा, सी, तो मैं इसको जस्ट ये बोलूंगा 1 जो हमारा है 1, 3 और 4 लिखिएगा, बट 2 जो है ना वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर 1, 3, 4 आर करेक्ट लिखोगे, और 2 जो है वो इनकरेक्ट है, बिल्कुल सर। ये जो आप देख रहे हो ना, कंजम्पशन फंक्शन इज कन्वेक्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज कनकेव होता है, नॉट कन्वेक्स, इट इज कनकेव नॉट कन्वेक्स, इट इज कनकेव नॉट कन्वेक्स। क्लियर कि नहीं है। करेक्ट सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं तो करेक्ट सीक्वेंस में जो है, पहले क्या, पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शंस, रिसीविंग अर्निंग, डायरेक्ट टैक्स पेमेंट एंड कंजम्पशन, तो सर सही है। फिर सर और क्या है, पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शंस, रिसीविंग अर्निंग, कंजम्पशंस एंड सेविंग, तो बोथ ए एंड सी दोनों सही है। कंजम्पशंस लेवल ऑफ द कम्युनिटी इज इंक्रीज फॉर, आज का जो कंजम्पशन लेवल है वो $500 से कितना हो गया, $800, तो वाइल इनकम इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 800 टू 1200, तो एमपीसी क्या होगा सर, एमपीसी क्या होगा आपको ये पूछ रहा है, तो एमपीसी का फॉर्मूला सर बता दो, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो आप मुझे बताओ 500 से कितना हो गया कंजम्पशन, 800, तो कितना चेंजेस आया, 300 से आया, और इनकम में चेंजेस कितना से आया, 400 से आया, तो 300 डिवाइड बाय 400 तो 0.75, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप देखिएगा मैं लिख के दे रहा हूं, जितने भी घोंचू टाइप के स्टूडेंट्स होंगे ना, कल ये सारे क्वेश्चंस में ना आपको ना वो ब्लैंक बैठे हुए मिलेंगे, यानी उनका सारा जो है ना बुद्धि वो कल क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन उनकी बस की बात नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख के नहीं जा रहे हो तो या तो आपको इसकी कैलकुलेशंस नहीं पता है, तो आप एमसीक्यू आपके सामने में आंसर दिखेगा फिर भी आप नहीं कर पाओगे अगर आपने सही से नहीं देखा तो। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक लेवल ऑफ नेशनल इनकम,
जनरल प्राइस लेवल, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट etc, इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन प्रोपेंसिटी, ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में आता है। किस में आता है सर? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में आता है। तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर दे दिया है तो मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को मानता हूं, इसलिए मैं इसको लेकर के चल रहा हूं। In determinations of equilibrium level of national income, aggregate demand greater than aggregate supply, then we have a tendency for increase in national income. Tendency for increase in national income. Clear sir? Find the point of irrelevance in connection with the import objective of government budgets. तो सर बजट इज यूज टू मिनिमाइज सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री, बहुत जरूरी होता है हमारे कंट्री के लिए। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीइंग ट्रू एंड फॉल्स। तो आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये ट्रू है भैया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड टू क्रिएट एसेट, बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि एसेट्स बढ़े और लायबिलिटी घटे। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? टैक्स रेट अगर डिक्रीज करेगा तो टैक्सेबल इनकम इंक्रीज करेगा। अगर हेवियर टैक्स बर्डन होगा तो आप लो इनकम ग्रुप पे क्या कर देता है, ज़्यादा टैक्स चपा दिया जाता है, ये सही बिल्कुल नहीं है। अब 1 का सी, एक्सपोर्ट जो है इनफ्लो करता है फॉरेन करेंसी को और इंपोर्ट जो है वो आउटफ्लो, पैसा बाहर जा रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसकी बात करता है? ट्रांजेक्शन ऑफ टेंजिबल आइटम, जिसको आप टच कर सकते हो। बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है ये फॉरेन करेंसी क्या करता है? इन फॉरेन करेंसी, सॉरी, फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इज इंपॉर्टेंट टू रेक्टिफाई, बिल्कुल सही है ये। और डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये एक्सपोर्ट को अट्रैक्ट करता है और इंपोर्ट को डिस्करेज करता है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट बीइंग ट्रू एंड फॉल्स। एक्मोडेटिंग ट्रांजेक्शंस है, एक्मोडेटिंग ट्रांजेक्शंस है, ये 19 नंबर ना मुझे लग रहा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, पता नहीं ऐसा लग रहा है जो यही क्वेश्चन उठा के दे देगा आपको। स्टेटमेंट्स ए है, एक्मोडेशन ट्रांजेक्टिंग ट्रांजेक्शन हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। देखो एक्मोडेटिंग का मतलब कहता है रिस्पॉन्स लाइक यूजिंग रिजर्व एंड बोरो को यूज करना, ये ट्रू हो जाएगा। एक्मोडेटिंग ट्रांजेक्शन इंक्लूड चेंज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन एंटिटी, ये भी ट्रू है। इन्वॉल्व मॉनेटरी एडजस्टमेंट्स, ये भी ट्रू है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन डिपेंड करता है लार्जली ऑन द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो ये आपका फॉल्स है कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट फ्लो करता है। ट्रेड जो होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये सब जो होता है ना, एक करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट नहीं है सर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अगर एक्सीड करता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ग्रेटर देन सप्लाई, तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? बढ़ता है सर। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू फ्रीक्वेंट फैमिन अंडर ब्रिटिश रूल? फोर्स कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, फोर्स कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, ये इसमें आ जाएगा सर। इंडिगो मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा। कॉटन एंड जूट ये इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रेट बंगाल फैमिन टू 1943 लीड टू द डेथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन पीपल्स। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग? डिक्लाइन इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सर फूड फॉर ओन यूज डिक्रीज्ड, डिक्लाइन इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग अंडर ब्रिटिश रूल्स था ना, फोकस कर रहा था ये लोग ना कैश क्रॉप्स के ऊपर, यानी कि ये नॉर्मल जो क्रॉप्स था उस पर जहाँ से कमाई हो सके सिर्फ उसकी बात कर रहा था। वाई डिड इंडियन फार्मर सफर डिस्पाइट ग्रोइंग कैश क्रॉप्स? ब्रिटिश का कंट्रोल था ना भैया, वो प्राइस तय करता था, वो कंट्रोल करता था। फूड फॉर ओन यूज थोड़ा वो डिक्रीज हो गया था। हाँ, ब्रिटिश कंट्रोल करेगा तो हाई टैक्स लेगा, लो रिटर्न्स होगा, एक्सप्लॉइट कर देगा मतलब फार्मर्स को। Answer the question based on the statement true or false. Friction unemployment is caused by automations and changing skill requirement. Friction unemployment is caused by worker in between job, not automations है सर, ये false है सर,
ये सर क्या है, फॉल्स है। ये कॉज बाय वर्कर्स इन बिटवीन जॉब हो जाएगा, ऑटोमेशन नहीं होगा। और स्ट्रक्चर्स अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ड्यू टू शिफ्ट इन द इकोनॉमी, ऑटोमेशन, चेंजिंग स्किल्स, हाँ ये सर ट्रू है। विच स्कीम 100 डेज का गारंटी मनरेगा लिया था? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, मेरे को तो थोड़ा सा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बस स्टूडेंट्स फालतू का पढ़े जा रहा है। हमारे पास में भी कुछ बच्चे हैं जो फालतू का बुक क्या किए हैं, खोले हुए हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना बेटा, डेप्थ में जाना पड़ेगा तुमको, कि कल का पेपर तुम लोग को घुमाएगा। अगर तुमने ये सोच के गया है कि भाई कौन सा एमसीक्यू आएगा ये वो, तुमको थोड़ा सा ध्यान से दिखना पड़ेगा। मेरे सारे नोट्स को जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ शेयर करो, सबको कनेक्ट करो, क्लियर कि नहीं है? नहीं तो फिर कहीं ना कहीं बंटाधार ना हो जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तुम्हें परेशान करेगा। थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्यों नहीं पढ़ते हो ये समझ में नहीं आता है। स्ट्रक्चरल क्यों? ड्यू टू मिसमैच ऑफ स्किल एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। और फ्रिक्शनल जो हमारा है, ऑकर्स व्हेन वर्कर सर्चिंग जॉब खोज रहा है। सीजनल, सीजनल किस में आता है? सीजनल ही आपको काम मिलेगा। डिसगाइज्ड, मोर वर्कर्स एम्प्लॉयज नीडेड लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी है। विच सेक्टर फेस हाईएस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? एग्रीकल्चर। विच सेक्टर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ? जो है पोस्ट ग्रेजुएशन सर्विस। तो आंसर द की क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स बीइंग ट्रू एंड फॉल्स जो है। चलिए इसको सर देख लेते हैं। कृष्णा समझ में आ रहा तुमको? PMRY का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? डूम मरूम, अगर नहीं समझ में आता है तो। PMRY का मतलब क्या होता है? PMRY का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फोकस किसके ऊपर करता है बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एडुकेटेड यूथ। तुम जैसे यूथ को क्या करता है? सेल्फ एडुकेटेड बनाता है, एम्प्लॉयमेंट खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए इनकरेज करता है। तो बेटा ये ट्रू है। क्या है ये? कल आ रहा है ये क्वेश्चंस। मेक इन इंडिया किसने लाया था बताओ? मोदी जी, क्लियर है ना? ये टारगेट क्या था? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, FDI बाहर से लाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है बेटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरली एम इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा था, इसका टारगेट था और कहीं ना कहीं किसको? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, FDI और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तो फॉल्स। विच इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? मेक इन इंडिया। विच प्रोग्राम फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल यूथ? DDU-GKY। DDU-GKY। DDU-GKY का मतलब क्या है बेटा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये लाया गया था जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया का। इंटरमीडिएट यानी बीच वाले को क्या कर दो? हटा दो, ताकि टेनेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। डायरेक्ट रिलेशन दो बीच कल्टीवेशन और जो खेती करता है वो और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो सके? डायरेक्ट रिलेशंस क्रिएट हो सके। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स? रेंट के लिए रेगुलेशंस लाना और टेन्योर सिक्योर करना, यानी कोई भी आपको आसानी से जॉब से निकाल, मतलब टेनेंसी से निकाल, आपकी जमीन वापस ले नहीं सकता है। लैंड रिफॉर्म का सिग्निफिकेंट चैलेंज क्या था? रेसिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल लैंडलॉर्ड। तो ये मेन चैलेंजेस था। और इसके बाद है आंसर द क्वेश्चन विद स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ऑपरेशन बरगा कहां पर इंप्लीमेंट हुआ था बेटा? सर आएगा ऑपरेशन बरगा इंप्लीमेंट पंजाब में हुआ था? नहीं सर, बंगाल में हुआ था। मतलब सर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऑपरेशन बरगा एम एट प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। बिल्कुल सर, शेयर क्रॉपर्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट कर रहा था। ऑपरेशन बरगा वाज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सर, ट्रू है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन बरगा वाज टू प्रमोट लार्ज स्केल कॉर्पोरेट फार्मिंग। सर इट वाज प्रोटेक्टेड शेयर क्रॉपर्स, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, ना कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहा था। व्हाट वाज द की गोल ऑफ ऑपरेशन बरगा? शेयर क्रॉपर्स को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम इविक्शंस, से बचाओ। ये है अंडर 75 कल्टिवेटर वर इंश्योर्ड 50% ऑफ द प्रोडक्ट। और 39 इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया, टेनेंट सिक्योरिटी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। और स्टेटमेंट ये है बिफोर इंडिपेंडेंस रूरल क्रेडिट वाज प्राइमरी प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड। ये गलत है सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेजर रोल प्ले करता है क्रेडिट बिफोर इंडिपेंडेंस। सर फॉल्स है।
मनी लेंडर बाद डोमिनेंट सोर्सेस, सर ट्रू था, इंडिपेंडेंस से पहले यही लोग डोमिनेट करते थे। कमर्शियल बैंक वाज प्राइमरी प्रोवाइड रूरल किड्स, नहीं सर ये ऐसा नहीं था, ये फॉल्स है सर। सर दोनों मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व करवा दिया मैंने। होप आप सबका एग्जाम्स बहुत अच्छा आ जाए। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों, आपको हेल्प मिल रहा हो, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके ज्वाइन करेंगे। सारे नोट्स मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हुआ है, फटाफट उसको शेयर करेंगे। सारे वन लाइनर नोट्स डाल दिया है, सारे एमसीक्यू डाल दिए हैं, कनेक्ट होंगे और हमारी जो मॉडल टेस्ट पेपर है जो मैंने करवाया है उसको कंप्लीट लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। फिर देखेंगे जो आपकी एग्जाम्स अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप सबका एग्जाम कल ज़बरदस्त जाने वाला है अगर आप सही तरीके से क्या कर रहे हो, इस समय को यूज कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच।